बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आज हमने देखा पंजाब असम्बली में सारा दिन जो हालात थे वो अफसोसनाक थे। किसी सियासी जमात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए, एक दूसरे के एहतराम के हवाले से जो अक़दार इस मुल्क में हैं अभी भी, क्योंकि ये कहना तो गलत होगा कि शायद हमें मायूस हो जाना चाहिए। उन अक़दार के लिए, उन अक़दार का फ़रोग़ करने की कोशिशें करने वाले लोगों के लिए बड़े अफसोसनाक विजुअल्स थे जो हम लाहौर से देखते रहे सारा दिन। असम्बली का इजलास होना था, कोर्ट के ऑर्डर्स थे, पहले डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, स्पीकर डाइस पर लोटे रखे गए, लोटे उछाले जाते रहे पूरा दिन, नारेबाजी होती रही। नारेबाजी तो चलिए होती है, स्पीकर डाइस का घेराव भी होता है, लेकिन हमला जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस की चेयर है, ज़ाहिर है उसका बहुत एहतराम होता है, तो उस एहतराम को बिल्कुल मलहूज़ नहीं रखा गया, बल्कि किसी भी बात के एहतराम को, ख़ातून है, छोटा है, बड़ा है, मतलब कोई भी एहतराम वाली बात हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इसी जो सारे दस्तोगरीबान थे उसकी जद में आए, वो भी ज़ख्मी हुए और डिप्टी स्पीकर को बहुत ज़्यादा मार पड़ी, उनको घसीटा गया बालों से पकड़ के। बहरहाल जी, एपिसोड ओवर हुआ। हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और आज मैं सोच रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सियासतदानों के हवाले से जो कह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से, तो ये जो सियासत में हतमी बातें करना है और किसी को माइनस करने की सोच है, शायद हमें अब उसके ख़ात्मे की तरफ बढ़ना है। लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है वो ये है जनाब के हुकूमत साबिक़ा, उनके वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं हम सिविल अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ इंचेस का फ़ासला है। रियलाइजेशन है उनको कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। ना जो धौंस और धमकी है उससे रुक रहे हैं, ना लोगों को उकसाने से रुक रहे हैं, लोगों को ये पट्टियाँ पढ़ाने के मुतरादिफ है कि आप कहें कि आपने गद्दारों के साथ ये करना है, क्योंकि हमने कह दिया तो ये गद्दार हो गए, हमारे मुनर्रफ अरकान जो हैं उनके साथ आपने ये करना है, वो इत्तेहादी जो कल तक हमारे साथ थे आज हमें छोड़ के चले गए उनके साथ आपने ये करना है। तो ये सारा सिनेरियो है और ऐसे सिनेरियो में हमने आज कौमी असम्बली में देखा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो अनअपोज्ड स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े दोबारा से मैं उनको देखूँगा, क्योंकि ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्तीफ़े देने के हक़ में नहीं हैं। और कराची में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो है, ख़ान साहब अपने नैरेटिव से हट नहीं रहे। तो ये सारी सूरत हाल जी अपने मेहमानों के सामने रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरफ जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र इकबाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार ज़ैगम खान साहब। हम कराची में बात करेंगे मुजाहिद बरेलवी साहब से, हमारे सीनियर मोस्ट कलीग हैं, GTV के सीनियर एंकर, सीनियर सहाफ़ी। और कराची में जो पावर शो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ बड़ा माहौल है, उनसे पूछेंगे कि उस माहौल से सियासी इंडिकेशन क्या मिलती है कराची के हवाले से। जाफ़र साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी मेरे ऊपर हमला शहबाज शरीफ साहब के कहने पे हुआ है और ये हमज़ा शहबाज साहब ने करवाया है, और दूसरा उन्होंने कहा कि पुलिस आई और ये सारा जो काम है ये नून लीग ने करवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला। जो कौमी असम्बली के अंदर पिछले दिनों हुआ, जिस तरह एक तवील सिलसिला चला और वहाँ भी ये कोशिश हुई, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वहाँ बैठा रहा जिस दिन अदम एतमाद का वोट था और उससे पहले उसके बाद जब लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन था उस दिन भी PTI की कोशिश थी कि ऐसा माहौल बनाया जाए। एक हारा हुआ खिलाड़ी, शिकस्त खुर्दा टीम और टीम का कप्तान तो पहले ही मैदान से भाग गया था। आज जो पंजाब असम्बली में हुआ वो भी कोई काबिल तारीफ नहीं। परवेज़ इलाही साहब ने जहाँ से अपना बयान शुरू किया है, ज़रा कैसेट रिमाइंड करके ले जाइए कि वो खुद स्पीकर रहे सूबाई असम्बली के, इसी कुर्सी के ऊपर बैठते रहे। क्या परवेज़ इलाही साहब आप उस कुर्सी का भी एहतराम नहीं करवा सके? आपने जिस तरह से डिप्टी स्पीकर के साथ जो रवैया अख्तियार किया अरकान सूबाई असम्बली ने, और जिस तरह से वो सारा विजुअल्स आपने भी देखे, मैंने भी देखे, और बाद में जो हुआ किसी एक अमल को काबिल तारीफ नहीं कहा जा सकता, चाहे वो काफ लीग के अरकान ने किया और चाहे वो नून लीग की तरफ से किसी ने ऐसा किया।
لیکن تنزیلہ جو میں کیونکہ چودھری صاحب اور میں ایک ہی ضلع سے ہیں، چودھری صاحب کا یہاں بھی الیکشن لڑنے کا کلچر یہی ہے. شاید آج پاکستان کو بھی یہ دیکھنا نصیب ہوا، لیکن ہم اہل گجرات تو بڑی دیر سے جانتے ہیں. پولنگ سٹیشن کے اوپر دھاوا بولنا، مخالف کے ساتھ لڑنا، ان کے بینر اتروانے، ان کے پولنگ ایجنٹس نہ بیٹھنے دینے، ان کو ریزلٹ نہ لینے دینا. تو چودھری صاحب شاید بھول کے کہ وہ اس وقت لاہور، اور لاہور میں بھی وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں، وہ اسی پریکٹس کو وہاں بھی دہرانا چاہ رہے تھے اور وہی ان کے گلے پڑ گئی. اور آخری جملہ میں یہ کہوں گا، دیکھیے کتنے بد نصیب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. میاں نواز شریف گھر لے کے گیا وزارت اعلیٰ، پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اور درخواست کی کہ آئیے پرویز الہی صاحب آپ اس حکومت کے خلاف حصہ بنے، جمہوری انداز میں آپ کی پارٹی ہمارا ساتھ دے، ہم آپ کو وزارت اعلیٰ پیش کرتے ہیں. لیکن اگر نصیب میں بازو توڑوانا ہو تو پھر وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ زبردستی تو کوئی نہیں بٹھا سکتا. امتیاز گل صاحب، یہ تو پرویز الہی صاحب ظاہر ہے ریگریٹ تو کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اب ان کی بات وہ ہوتے تو ان سے کی جاتی. جو میں نے ان کی گفتگو سنی کچھ میڈیا پہ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ یہ سب کچھ نون لیگ کی ایما پر ہوا، میرے پہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ تو مجھے ختم کر کے جانے والے تھے. لیکن جس طرح سے انہوں نے ڈیلے کیا اجلاس کو، اور جس طریقے سے وہاں پہ بھی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، پولیس کو آنا پڑا، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے میڈیا کے لیے دروازے بند ہو رہے تھے. تو یہ کلچر کیا ہے؟ کیا واقعی ہم کچھ آگے بڑھے ہیں جمہوری کلچر میں؟ وہ دیکھیے آج صبح جو رائل سوئس ہوٹل ہے لاہور میں، جہاں سے 5 بسیں نکلیں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو اور دوسرے پارلیمانی اراکین کو، تو مجھے وہ ایسا لگا کہ کوئی بہت بڑا کوئی میچ ہونے جا رہا ہے اور سیکیورٹی کی معیت میں یہ لوگ اب اجلاس کے لیے، اپنے میچ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ اس کلچر کی ایک جھلک تھی جس کا پاکستان شکار ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا. آپ نے جو سندھ ہاؤس کا ہم نے آپریشن دیکھا، پھر میریٹ ہوٹل دیکھا، اور اس کے بعد لاہور میں ایک 2 اور ہوٹل تھے، اور ایونچولی اب یہ رائل سوئس ہوٹل میں لا کے ان کو رکھا گیا. اب ظاہر ہے یہ لوگ جب اسمبلی پہنچے تو توقع تو ان کو نہیں تھی کہ ان کو اب گلدستے پہنائے جائیں گے. تو جو ایک کام، یہ اسی کام کا تسلسل تھا جو ہم نے پہلے اسلام آباد میں دیکھا اور پھر لاہور میں ہوا. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بحیثیت مجموعی جمہوریت میں کوئی اتنی ترقی نہیں کی جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ کے 165 میرا خیال اراکین ہیں، تو ان میں سے جماعت کو ایک بندہ اور نہیں ملا کہ فیملی کے باہر سے وہ چیف منسٹر ہو جاتا. تو یہ کیا رویہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اس گھرانے نے ایک ریکارڈ، منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے. وہ یہ کہ والد صاحب یہاں پہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہیں، اور فرزند جو ہیں وہ پنجاب میں چیف منسٹر ہو گئے ہیں. باقی ان کے جتنے لوگ ہیں وہ بس چیئر لیڈرز ہیں، وہ ان کے جو یہ کہتے چلے جائیں گے. اور دوسری پارٹیوں میں بھی یہی حال ہے. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم پارٹیوں کے اندر ایک جمہوری رویے، جمہوری اقدار کو فروغ نہیں دے سکے. ایک ڈائنسٹک پالیٹکس جس کو کہتے ہیں، موروثی آپ کی باتوں میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، جو آپ کی رائے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا ایک جماعت کی طرف سے یہ رویہ کہ وہ نظام وہ والا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہو، ادروائز وہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اس رویے کو ہم اپنی اجتماعی ناکامی تصور کریں، یا ہم سوچیں کہ یہ ایک نیا چیلنج ہے؟ کیونکہ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست پہ بہت کچھ ہوتا رہا، حکومتوں کو یہاں 2 گھنٹوں میں اٹھا کے 15 منٹ میں اٹھا کے باہر پھینکا جاتا رہا، لیکن ظاہر ہے وہ نظام کا حصہ ہی لوگ بنے رہے. تو یہ جو ہے ضد کہ میری مرضی کا نظام ہو، یہ ہماری اجتماعی ناکامی، اس کو ہم تصور کر لیں. یہ آپ کس کی بات کریں؟ عمران خان کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. تو عمران خان تو یہی تو باتیں میرا خیال ہے کر رہا ہے. میں دیکھیں عمران خان کا نہ تو ترجمان ہوں، نہ کسی اور جماعت کا ترجمان ہوں. میں آپ کا انالیسس دے رہی ہوں. میں ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ ہمارے رویے تبدیل ہوئے ہیں کہ نہیں، ہماری جمہوریت میں بہتری آئی ہے کہ نہیں.
تو میں نے اس کے آپ کو چند مثالیں بتاؤں. نہیں امتیاز صاحب، میں اس میں میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کی باتوں میں ایڈ کرنے کے لیے آپ سے یہ بھی پوچھ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے کہ ہماری مرضی نہیں ہوگی، ہمارے پاس نمبر نہیں، ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. منرف اراکین کے لیے ایک قانون ہے، اخلاقی طور پہ ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اجلاس نہیں ہونے دینا، یہاں بھی ڈیلے ہوتا رہا، وہاں بھی، اس پہ میں آپ کی رائے لینا چاہ رہی تھی. جی بالکل، دیکھیں جسمانی تشدد، گالم گلوچ اور اس طرح کے تاخیری حربے جو اختیار کیے گئے یا جس انداز میں تشدد پہ یہ لوگ اتر آئے تھے، وہ بالکل غلط ہے. اس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے، اور اس کو تو یہ تمام میرے خیال جماعتوں کو بھی اس عمر پہ ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ یہ جو فزیکل ہونا ہے نا، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. یہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے ورکرز ہیں، ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اس طریقے؟ کیونکہ دیکھیں اتنے یہ بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے آسودہ حال لوگ ہیں جو پارلیمان تک پہنچتے ہیں، اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پھر حلقوں میں ان کے جو ورکرز ہیں وہ ان سے کیا سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے زیغم صاحب، یہ بڑا قابل مذمت عمل ہے. زیغم صاحب، ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ جو رولز ہیں گیم کے، اگر وہ گیم ہماری مرضی کی نہیں ہے تو ہم ان رولز کو ماننے سے انکار کر دیں گے، پھر آپ لڑیں گے، پھر آپ لاٹھی بھی اٹھا کے ماریں گے، ہاکی بھی ماریں گے، بیٹ بھی ماریں گے. تو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے پھر حلقوں میں آپ کیا توقع کریں گے اگر اتنے ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ والی چیز ہو رہی ہے؟ پھر جعفر صاحب کے پاس میں امتیاز صاحب کا نقطہ لے کے جاؤں گی، لیکن زیغم صاحب پہلے آپ بتائیے. تنزیلہ، جو آپ بات کہہ رہی ہیں، میری رائے میں یہ پاکستان کی پالیٹکس کا نمبر 1 مسئلہ رہا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے، جو ہماری پولیٹیکل الیٹ ہے وہ رولز آف دا گیمز نہیں طے کر سکی. دیکھیں، رولز آف دا گیمز جو ہیں وہ 2 لیول کے ہوتے ہیں. ایک تو آئین اور قانون ہوتا ہے جو تحریری رولز آف دا گیمز ہیں، وہ بھی ہمارا اتنی دیر سے آ کے بنا، 1973 میں ہم نے ایک باقاعدہ آئین بنایا. دوسرے جو رولز آف دا گیمز ہوتے ہیں وہ نارمز ہوتے ہیں، بیہیویئرز ہوتے ہیں. جمہوریت میں جتنا کہ ریٹن رولز آف دا گیم امپورٹنٹ ہیں، کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے، لاز امپورٹنٹ ہیں، اسمبلی کے رولز امپورٹنٹ ہیں، اتنے ہی اہم نارمز ہیں. میری رائے میں یہ نارمز جو ہیں بالآخر ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے آ کر بنائے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں، جس کے نتیجے میں 10 سال تک پاکستان کی پالیٹکس نے ایک مختلف ڈائریکشن لی. بدقسمتی سے عمران خان صاحب جب آئے، ایک آؤٹ سائڈر کی طرح آئے اور ایک انارکسٹ کی طرح آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی رول آف دا گیم کو نہیں مانتا، یہ سب مکاؤ ہے، یہ سب لوگ چور ہیں. تو پہلے وہ چور تھے، اب وہ غدار بھی ہو چکے ہیں، اور ان کو کوئی ایسی اسمبلی، کوئی ایسی حکومت قابل قبول نہیں ہے جس میں وہ خود سربراہ نہ ہو، جو ان کی اپنی حکومت نہ ہو. اس وقت جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے وہ ایک ایسی فوج کا ہے جو جب ریٹریٹ کرنے لگتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، تو وہ کھیتیوں کو جلاتے جاتی ہے اور پلوں کو اڑاتی جاتی ہے. ایک انتہائی افسوسناک طرز عمل ہے کہ اس وقت جب وہ حکومت میں جا رہے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت میں اتنی خطرناک مائن فیلڈز ڈال کے جا رہے ہیں. نامز تو نامز رہ گئے، وہ تو آئین کو بھی ماننے کو تیار نہیں، آئین کی شقوں کی بھی وہ خلاف ورزی کو تیار ہیں، رولز جو ہیں اسمبلی کے اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو ان کے نیریٹو پہ فٹ نہیں آتی. اور ان کے نیریٹو میں ان کے علاوہ، ان کی اپنی پارٹی کے علاوہ کوئی فٹ نہیں آتا. میری رائے میں ان کا رویہ ایک انارکسٹ کا رویہ ہے، سیاسی نہیں ہے. حکومت میں بھی آپ نے آ کر دیکھا. ٹھیک ہے، اچھا جب سیاست میں ہوں گے ظاہری بات ہے تو انہی پلیئرز کے ساتھ آپ کو سیاست کرنی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے لوگ یہاں سے غائب ہو جائیں. اس کا حل کیا ہے کچھ وہ بھی پوچھیں گے. اور امتیاز صاحب کا نقطہ بڑا اہم ہے کہ کیوں پاکستان مسلم لیگ نواز کو حمزہ شہباز کے علاوہ اور کوئی امیدوار نہیں ملا وزارت اعلیٰ کے لیے؟ پنجاب میں اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، تو وائی اونلی حمزہ صاحب؟ بہرحال جی بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے میں نے ابتدائی میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سینئر موسٹ اینکر مجاہد بریلوی صاحب
जो कि फील्ड में हैं। कराची में आज पावर शो है पीटीआई का, तो मेहमानों की तरफ वापस मुड़ेंगे, लेकिन पहले बरेलवी साहब आपकी तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा जो हम हलचल देख रहे हैं, बहुत देर पहले लोग आना शुरू हो गए, 2 दिन पहले। तो आपको लगता है कि ये कोई नई डायरेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के लिए, कोई नई इंडिकेशन है कराची की पॉलिटिक्स के लिए? कैसे देखते हैं इसको आप? जी तंजीला, आज तो सारा दिन लोगों की तवज्जो पंजाब असेंबली में रही और बड़े मार धाड़ से भरपूर जो असेंबली का इजलास था, उस वक्त तक हम लोग कराची की तरफ नहीं आए थे। और अब मैं जो मुख्तलिफ गलियों से मुड़ाता एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर अगर पब्लिक में चला जाता तो शायद ना मेरे हाथ में माइक होता ना ये मोबाइल होता। तो अगर कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी कि ये वो साइट है, अगर कराची वाले जानते होंगे, जो नुमाइश की साइट है, यानी यहाँ पर नशर पार्क है, उस साइड से जो है लोगों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला कुछ घंटे से जारी है। और फिर ये यहाँ से अगर देखें सामने, अगर कैमरे से मैं कहूँगा कि जलसेगाह की तरफ गिराएं तो थोड़ा अंधेरा है, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद का 9 बजे से आना शुरू हो गया है। और बिलाशुबा ये जलसा तारीखी होगा और इसका अहम पहलू ये तंजीला के 308वां खान साहब जो है वो इख्तियार में रहे। कराची जरूर आते थे 1 दिन या 2 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए भी कभी नहीं, और आला हुक्काम और प्रोटोकॉल के साथ। तो आज जो 4 साल बाद इमरान खान उन लोगों के दरमियान आए हैं, जहाँ मुझे याद है कि वो 2014 में और फिर 2018 से पहले आए थे, तो बिलाशुबा उनके इख्तियार से उतरने के बाद कराची का आम आदमी रात के इस पहर में ग्रुपों की शक्ल में, बल्कि मैं चाहता हूँ याद अगर ये लाइव दिखाएं, इनमें बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और करीब दिखाइए जरा कैमरे में, कि मुसलसल लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और इमरान खान कब आएंगे मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 11 बजे के बाद तो। लेकिन बरेलवी साहब, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की नब्ज समझते हैं, जो बयानिया इस वक्त खान साहब लेके सड़कों पे निकले हैं, उनके खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई है, क्या कराची का जो उनका वोटर है वो अट्रैक्ट होगा इस बयानिए से? क्योंकि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में उस तरह से सिंध के लिए कोई काम वो नहीं कर पाए जो उन्होंने वादे किए थे। देखिए तंजीला, आप भी माशाल्लाह सीनियर एंकर हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुकूमतें ना महंगाई के नारे पे जाती हैं, ना जलसे जुलूस पे जाती हैं। जो सबसे बड़ी तहरीक पीएनए की थी, आपने देखें उसके बाद भी भुट्टो साहब इक़्तिदार से गए, पीएनए ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब ने 2016 में बहुत बड़ा धरना, कोई पता नहीं कितने दिन दिया होगा, 1.5-2 माह, लेकिन उससे नवाज शरीफ गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हुई। तो अगर जलसे जुलूस यकीनन हुकूमतों को दहला तो सकते हैं, लेकिन जो आप जैसा कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरा तजर्बा है कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिरती, हाँ हिलती हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जो इक़्तिदार में आती हैं, आप भी जानती हैं, इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में रहती हैं और अवामी भी काम करते हैं। लेकिन ये बहरहाल इमरान खान के इक़्तिदार से ये नहीं हुआ। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार इक़्तिदार से निकल के कराची में आते हुए देखा, मियाँ साहब को आपने देखा होगा, इससे पहले 2 बार निकले। लेकिन इन 5 जब ये लोग निकले तो इतनी बड़ी तादाद में लोग 3-4 दिन जलसों जुलूसों और रैलियों में देखने नहीं आए। तो मेरे ख्याल में ये ज़रा एक अहम सियासी एतबार से एक तारीखी वाक़या कहलाया जाएगा। तंजीला, बरेलवी साहब आप हमारे साथ ही रहिए, मैं ज़रा चौधरी जाफर साहब के पास आपका नुक्ता लेके जाती हूँ। और जाफर साहब, आपने बरेलवी साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हुकूमतों से निकाले जाने के बाद कभी इतनी हिमायत नज़र नहीं आती जो खान साहब की नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ इम्तियाज़ गुल साहब ने भी आपके लिए सवाल रखा था कि शहबाज शरीफ के साहबजादे ही क्यों वज़ारत आला के लिए, और कोई शख्स क्यों नहीं मिला? तो चौधरी साहब ज़रा जवाब दे दें, फिर हम वापस बरेलवी साहब की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल जवाब देंगे। और एक दरमियान में सवाल आपने भी किया और जैगम साहब ने भी उस पर बात की कि अखलाकियात और रवाज और रसूल असम्बली के अंदर हमजा शहबाज के अलावा कोई वज़ीर आला क्यों नहीं। पहला ये, मियाँ नवाज शरीफ के बाद शाहिद खाकान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे, उनके फैसले पे मुंतखब हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी साल हुकूमत का 2017-18 का खिदमत भी की मियाँ नवाज शरीफ के नज़रिए के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून तंजीला एक जमात है, और जो लोग उस जमात के मेंबरान हैं, मुझ समेत, हम मिल बैठते हैं, मुशावरत करते हैं और फैसले करते हैं। हमने हमजा शहबाज साहब को बेहतर समझा और जाना कि उन्होंने पिछले 10 साल
शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के पंजाब की वजारत आला चलते हुए देखी भी और चलाने में मुआवनत भी की। और आज इस मुश्किल वक्त के अंदर हम ये समझते हैं कि एक मोमेंटम बनाने के लिए, तरक्याती कामों का और नज़्म नस्क सूबे का संभालने के लिए हमजा शहबाज साहब से ज़्यादा मौजू हमारे नज़दीक हमारी पार्टी में कोई नहीं। ये हमारा फैसला है और उसके ऊपर सारी पार्टी मुतफिक भी है और हम उसी जज्बे के साथ उनके साथ चल के मेहनत भी करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। अगला सवाल आ गया, इखलाकियात की बात हो रही थी। मैंने 2013 से 18 में बतौर रुकन कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को उन रवायात को रवाज देते हुए और जो रवायात मौजूद थी उनके ऊपर अमल करते हुए देखा। अच्छे नाम से बुलाना, इखलाक से बात करनी, लोगों के पास चल के जाना, मुख्तलिफ जो नजरियात रखने वाली लीडरशिप थी इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, उनके पास चल के गए। जब इमरान खान साहब धरना लेके आए तब भी वही रवायात मैंने 12 असम्बली में देखा। अपोजिशन जब किसी बात पे नाला होती थी तो हुकूमती वफद आया करता था लॉबी में, गैलरी में मनाने और मना के लाते थे। डायलॉग होता था, गुफ्तगू होती थी और उसके ऊपर मिनिमम जो कंसेंसस किसी एजेंडे पे डेवलप होता था उसके मुताबिक हुकूमत और असेंबली आगे चलती थी। इसी तरह खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में एक बहुत हैवी वफद पार्लिमानी वो सारी चीजें तो हमें पता है, लेकिन खान साहब आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी करेगी? मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि इम्तियाज साहब ने हमसे इजाजत जानी है, तो जी मैं जरा इम्तियाज साहब से पूछ लूं पहले। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। इम्तियाज साहब, क्या खान साहब चाहते हैं जल्द इलेक्शंस, बाकी जल्द इलेक्शंस चाहते हैं, सिर्फ अपना नैरेटिव अपने अवाम के साथ अपना कनेक्ट वो दोबारा बहाल करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है वो तो उन्होंने तकरीबन महीना पहले ही एक इंतखाबी मुहिम की तैयारी शुरू कर दी थी और उनका मुसलसल मुतालबा यही है कि हमारी मौजूदा कैंपेन भी अगली इंतखाबात के लिए है। शायद पीपल्स पार्टी भी पहले यही चाह रही थी, लेकिन बाद में मुझे मालूम नहीं कि उनकी क्या सोच है इस वक्त, क्योंकि जो सूरत हाल बन चुकी है और ख़ास तौर पर जो हमने पंजाब में भी देखा कि इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, इतनी ज़्यादा एक जहर घुल गया है हमारे सियासी माहौल में, और उसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नेंस के मैनेजमेंट के इस नौयत के मसाइल हैं कि आप ये 12 जमातों का जो ये एक पटपूरी है इसके साथ लेके आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। आज़ादी से कोई फैसले ये हुकूमत नहीं कर सकेगी, तो इनके भी शायद मफाद में ही होगा कि बजाय इसके कि आप हर वक्त छोटी जमातों की ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहें, उससे बेहतर है कि ताज़ा नए इंतखाबात में जाएं और वहाँ से अगर आपको अच्छी अक्सरियत मिलती है तो उसकी मदद से फिर आप पाकिस्तान के बिफोर आई गो फॉर ब्रेक आप भी बता दीजिए, आपको लगता है अर्ली इलेक्शंस के लिए मजबूर कर पाएंगे या सियासी दबाव जो स्ट्रीट के ऊपर होता है वो फैसलों को डिक्टेट कर सकता है? मेरे नहीं ख्याल कि ये जो रूलिंग कोalition है वो इस बात का फैसला सिर्फ इमरान खान साहब के दबाव की वजह से करेगा कि कब इलेक्शन कराए जाने चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत से दूसरे फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये फैसला करेंगे। इस वक्त जो उनके सामने चैलेंजेस हैं उसके दो तरीके हैं, या तो थोड़ी सी सिचुएशन को स्टेबलाइज करें और स्टेबलाइज करने के बाद वो इलेक्शन में जाएं, या वो कोशिश करें कि पहले ही इलेक्शन में जाएं और लोगों को ये बता के जाएं कि हम जब वापस आएंगे तो फिर इस सूरत हाल को संभालेंगे। ये सब डिपेंड करता है कि इस वक्त जो उनके सामने चैलेंजेस हैं उनसे वो किस तरीके से निपटते हैं, और इस बात पे डिपेंड करता है कि वो इमरान खान के नैरेटिव के बारे में क्या समझते हैं कि वो कितना कामयाब हो रहा है, उसका पब्लिक ओपिनियन पर कितना असर पड़ा है, और उसका काउंटर क्या उनके पास है। काउंटर के लिए अर्ली इलेक्शन होने चाहिए या लेट होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज गुल साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें 2 सेगमेंट्स के लिए वक्त दिया। बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे सारे मेहमान इस बात पर तो इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट पावर है और ये जो पावर शो खान साहब का है, ये पॉलिसी या फैसले शायद तब्दील नहीं करा पाएगा। लेकिन हम एक बार फिर बरेलवी साहब की तरफ जाएंगे। बरेलवी साहब, जो आप अभी मैं देख रही थी ब्रेक में आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जाहिर है जो एक जेन्युइन सहाफ़ी वाला हम में एक बात होती है कि लोगों से बात किए बगैर आपको सेंस नहीं मिलता, तो ये खान साहब की हुकूमत से हटाए जाने की
हमदर्दी में यहाँ पर लोग आए हैं, खान साहब के जो वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसमें सॉलिडेरिटी के लिए आए हैं, क्या सेंटिमेंट आपको नजर आया पब्लिक में लार्जली कराची में? देखें तंजीला, आपको भी पता है, हम भी बैठते हैं, वो तो स्टूडियो में गुफ्तगू करते हैं तो एक हमारे एक अलग परसेप्शन होता है, लेकिन अब इस वक्त जो जैसे मैं जहाँ इस वक्त सड़क पर खड़ा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि कैमरे की आंख अगर आपको ये दिखाएगी कि इसमें कराची वाले हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, टोपियां खरीदे हुए हैं, ये वो नहीं है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर होते थे, मुशीर होते थे, मुलाजिम होते थे। इनके हाथों में झंडे हैं और ये जगह जगह, ये देखिए, फिर आप कैमरे में देखेंगे, ये कराची की आम ख़वातीन, कराची के आम लोग हैं, ना ये इन्हें ट्रकों में लाया गया है, ना बसों में लाया गया है। अब ये अलग बात है उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन जी बीबी क्यों आई? इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, इमरान खान और पाकिस्तान के लिए, बिहाइंड द कैप्टन। देखिए जी, अब मैंने कहा ना आपको, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे अपने संभालना मुश्किल हो जाएगा कि ये एक रात के इस पहर में ये आमद का सिलसिला गुज़िश्ता 1 घंटे से जारी है, तो मैं किसी सियासी मुबाहिस में पड़े बगैर जो एक मॉब है जो यहाँ पर कराची में हुजूम है, ये 4 साल से इमरान खान जब पावर में थे तो उस तरह नहीं था, वो घरों में शायद बैठ गया हो, मायूस हो गया हुकूमत की कारकर्दगी से, लेकिन जिस तरह उन्हें निकाला गया है उसके बाद आप ये देखें जी बरेलवी साहब, आपको हुजूम ज्यादा, जी आपको हुजूम ज्यादा लग रहा है। एक मुझे आखिरी बात ये बता दीजिए कि खान साहब ने कब खिताब करना है इस जलसे से? मैं कह रहा हूँ, मैं 1 मिनट खड़ा कर हुआ हूँ तो ये यहाँ ठीक है जी बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके हाँ ये कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा मकबूल है। इस बात के ऊपर ज़ैगम साहब आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं बहुत सारे अपने कलीग से बात कर रही हूँ, बहुत सारे दानिश्वर वो इस सोच में हैं कि खान साहब ने अपनी परफॉर्मेंस पेश करनी थी जब वो हुकूमत से जा रहे थे, लेकिन ये जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी एक थ्योरी फ्लोट की है, शायद आम आदमी को अगर आप देखें जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो पोस्ट हैं, जो सेंटिमेंट है ट्विटर पे, जो नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हाँ वाकई खान साहब के खिलाफ कोई साजिश हुई है। तंजीला, एक तो मुझे आम आदमी की समझ नहीं आई कि आम आदमी क्या होता है। बरेलवी साहब बताए रहे हैं कि उनको ट्रक पे नहीं लाया गया, मेरे ख्याल में तो आम आदमी को ट्रक पर ही लाना पड़ता है। रात के इस पहर 10-20 किलोमीटर दूर से आम आदमी से मुराद अगर पाकिस्तान के 50% गरीब लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनकी जेब में तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो खुद से पहुंचेंगे। उससे ऊपर जो 30% लोअर मिडिल क्लास है, जो बेचारे गुर्बत और मिडिल क्लास के बीच में कहीं वाक़े हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। बरेलवी साहब की वजाहत से वाज़े लग रहा है कि ये एक मिडिल क्लास का क्राउड है जिसमें लोग फैमिलीज़ के साथ आए हैं। ये वो डेमोग्राफिक्स हैं जो पीटीआई के डेमोग्राफिक्स हैं, जो पीटीआई के साथ कमिटेड हैं। यही लोग हैं ना अर्बन मिडिल क्लास के, जिसको ये अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है? आप कौन सी ब्रैकेट में देखते हैं ये अपर मिडिल? देखिए जो पाकिस्तान की जो टॉप 20% है, जो खुशहाल एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, वो सबसे ज़्यादा है ना। वैसे तो जाहिर है एक बड़ी पार्टी है, एग्रीगेशन है, इसमें मुख्तलिफ तरह के डेमोग्राफिक्स होते हैं, लेकिन उनकी कोर जो है वो तो यहाँ से है ना। और एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों में से तो है, इस वक्त भी सबसे बड़ी नहीं तो दूसरे नंबर पे बड़ी पार्टी होगी। 2013 के इलेक्शन में भी उसके पास 17% वोट थे, 18 में जो है वो 33% वोट थे, अब कम से कम भी हो गए तो 17% हो जाएंगे। पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 9-9 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये समझना कि अगर 5, 10, 20, 50 हज़ार या 1 लाख लोग भी एक जलसे के लिए मोबिलाइज हो गए तो कोई बहुत ही आसमान टूट पड़ा। मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक जो नैरेटिव की लड़ाई है, मैं जरा चौधरी साहब से जल्दी से पूछ लूं। जाफर साहब, मुझे अगर इजाजत दे दें, नैरेटिव की बात पे आपने पूछा था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए वाज़े तौर पर जो आपका सवाल था, उनका पिछला नैरेटिव नाकाम हुआ है, क्योंकि ना वो तब्दीली डिलीवर कर सके, ना नया पाकिस्तान, और ना अब वो पुराना नैरेटिव बिक सकता था। तो वो बहुत कामयाब नैरेटोलॉजिस्ट हैं, कम्युनिकेटर हैं, वो एक नया ऐसा नैरेटिव लाए हैं जिसकी बुनियादें पहले से मौजूद थी। अमेरिका के बारे में शक व शुबात पहले से थे, कंस्पिरेसी थ्योरी पहले से चलती हैं,
اور ان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو لے کر وہ اپنی کور کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، وہ تو ہو گئے لیکن کامیاب overall موبلائز پاکستان کرنے کے. میں جعفر صاحب سے پوچھنا چاہتی، جعفر صاحب آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا ہے؟ کیونکہ وہ ون سائیڈڈ ایک نیریٹو ہے، آپ کے لوگ آ کے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے تب تک اس کو کیسے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ مینج کریں گے؟ اگر یہ سازش کی آج تک وہ 35 پنکچر کی بات پہ پی ٹی آئی کے لوگ یقین کرتے ہیں، خان صاحب خود اس سے بدل گئے اس بات کو، لیکن ان کے چاہنے والے مانتے ہیں، تو اس کا کیا آپ نے لائے عمل ترتیب دیا ہے؟ کیسے آپ سوچتے ہیں اس کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ دیکھیے تنزیلہ، چاہنے والے آپ نے لفظ استعمال کیا، جو چاہنے والے ہیں وہ تو ہر بات کو فالو کرتے ہیں، انہیں تو نہیں روکا جا سکتا اور کوئی بھی نہیں روک سکتا. وہ تو جو ان کا لیڈر جس کو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جو الفاظ بولتا ہے، جس چیز کو صحیح کہتا ہے صحیح مانتے ہیں، جس کو غلط کہتا ہے وہ غلط مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو مروجہ نظام ہے ماپنے کا، وہ ہے انتخابات. اور انتخابات کینٹ بورڈ کے ہوئے، وہاں پہ کیا حشر ہوا، اور ابھی انتخابات ضمنی جتنے ہوئے اس کے اندر کیا عمران خان صاحب کا کوئی نیریٹو بک سکا؟ نہیں. لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف آئے، اور آئندہ بھی لوگ جو ہیں وہ جس کلاس کا ابھی زیغم صاحب ذکر کر رہے تھے، صرف وہی کلاس تو نہیں ملک کے اندر، باقی لوگوں کا بھی رول ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا پہلا جتنا تھا چور والا سلسلہ، وہ آج سارا الٹ کے ان کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، خان صاحب نے ایک نیا بیانیہ ترتیب دے دیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی، آپ وقت کیونکہ چودھری صاحب سوری ختم ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا بیانیہ اب نیا ہے یہ اتنا مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. تو بہرحال جی، خان صاحب سڑکوں پر ہیں، حکومت کیسے فیصلے کرے گی؟ شہباز صاحب کی جب کابینہ سامنے آ جائے گی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا 6 مہینے بعد الیکشنز ہوں گے یا سال بعد ہوں گے یا اپنے وقت پر ہوں گے. زیغم خان صاحب، جعفر اقبال صاحب، مجاہد بریلوی صاحب اور امتیاز گل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.